नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। दरअसल बीते एक साल में रियल एस्टेट सेक्टर में कितना बदलाव आया है और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट बढ़ने जा रहे हैं। ये ऐसा करीब 9 साल बाद हो रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है प्रदीप मिश्रा जी, जो कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट है। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में इतना बदलाव आया है, जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक आम आदमी कैसे अपना मकान खरीद पाएगा? उसका अपना घर खरीदने का सपना कैसे पूरा होगा? दूसरा, जो नोएडा में सर्किल रेट बढ़ रहे हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, तो इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा? जी सर। देखिए, जब सर्कल रेट बढ़ते हैं जी। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉज लेते हैं। मैं कहूंगा कि ट्रांजैक्शन थोड़ी सी रुक जाती हैं, जी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो अफोर्डेबिलिटी ऑलरेडी मार्केट में आ जाती है। मतलब ट्रांजैक्शन एज इट इज आप देखने लगेंगे कि होनी शुरू हो जाती है। हम्म। तो सर्कल रेट का बढ़ना सबसे पहले आम आदमी की पॉकेट के ऊपर लोड डालता है। जी। अगर बिजनेसमैन कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हम्म। उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी अगर वो बचाने की कोशिश करता है तो वो बचा नहीं पाता है। तो जी। बायर को कहीं हद तक स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, तो एक कॉस्ट का बर्डन भी उसके ऊपर आता है। जी। तो इस तरह से पॉकेट के ऊपर बर्डन जो पड़ता है वो बायर के पड़ता है। और सेलर जब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करता है सर्कल रेट के हिसाब से बढ़ने के बाद, तो उसके ऊपर भी टैक्स का लोड आता है। तो जी। ये तो हुआ सर्कल रेट बढ़ने का असर। जी। अब आपने बोला कि अफोर्डेबिलिटी आम आदमी की खत्म हो रही है। जी। बिल्कुल ठीक कहा। मिडिल क्लास के जो बायर है उसकी अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। और जी। यहाँ मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से प्राइस बढ़े हैं, हम्म। गवर्नमेंट को कुछ अच्छी स्कीम्स लानी चाहिए, कुछ बड़े हम्म। टैक्स रिफॉर्म्स करने चाहिए और इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तब मिडिल क्लास प्रॉपर्टी ले पाएगा। नहीं तो इस समय जो सिचुएशन दिख रही है वो मिडिल क्लास की पॉकेट से प्रॉपर्टी बाइंग बहुत दूर होती जा रही है। जी सर, जैसा कि आपने कहा मिडिल क्लास के पॉकेट से दूर होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा को ही ले लीजिए, कोई भी मकान आपको 2 BHK का 1-1.25 करोड़ से कम का नहीं मिलता है, अगर आप ढंग की बिल्डर्स में लेने जाते हैं तो। और जैसा कि दूसरा आपने कहा अफोर्डेबिलिटी की बात, तो ये एक आम आदमी कैसे ले पाया? गवर्नमेंट में तो बहुत सारी स्कीम है, EWS है, कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं, लेकिन बिल्डर्स ऐसी स्कीम क्यों नहीं चलाते हैं ताकि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी अपना घर खरीदने की सोच पाए? जी। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल है इसके ऊपर, अफोर्डेबल हाउसिंग जी। पॉलिसी है जिसके तहत डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। जी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे जी। कि लैंड और रॉ मटेरियल, जी। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, पिछले मैं 4 सालों की बात करूं जी। तो लैंड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अप, 4 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो जब जब 4 टाइम्स लैंड के प्राइस बढ़ेंगे तो अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स जो कोविड के बाद आने शुरू हुए थे वो बिल्कुल पूरी तरह से रुक गए, क्योंकि जब लैंड कॉस्ट इतनी हो जाएगी तो वहां डेवलपर चाह के भी नहीं ला पाएगा। तो जी। लैंड कॉस्ट को कंट्रोल करना, तभी उन स्कीम्स के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलपर लेके आ सकते हैं। और जी। आपने बात गवर्नमेंट की करी तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट खुद जो लैंड ऑक्शंस में दे रही है जी। वो खुद कई गुना रेट्स के ऊपर दे रही है। जो इस टाइम ऑक्शंस हो रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो डेवलपर्स ऑक्शन में ले रहे हैं वो बहुत बहुत हायर रेट्स के ऊपर ले रहे हैं। जी। जब गवर्नमेंट भी अच्छा अर्न कर रही है और डेवलपर उन हायर रेट्स पे भी ले रहा है, तो आप ये मान के चलिए लैंड जो प्राइमरी उसका रॉ मटेरियल होता है और उसके बाद हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत बढ़ी है। तो जी। हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब मिलकर और फिर डेवलपर का प्रॉफिट मिलकर तब फाइनल प्राइस आता है। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी जो मिडिल क्लास बायर है उसकी पॉकेट से वो दूर हो जाता है। जी सर, जैसा कि एक आपने कहा सर, एक मेरा सवाल है कि जैसा सर्किल रेट की हम बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि ये कॉस्ट दोनों पे पड़ता है, बायर पे भी, सेलर पे भी। सर, ऐसा भी देखा गया है कई सारे, खास करके दिल्ली NCR में, कि जब बिल्डर मतलब सर्किल रेट बढ़ता है तो उसको कुछ झोल झाल होते हैं, लूप होल्स होते हैं उसमें, उसको जरा समझाएंगे आम जनता को कैसे उस बिल्डर्स के लूप होल्स बना के उसको ज़्यादा प्राइस कर देते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? या फिर सर्किल रेट से किसी को कितना असर पड़ सकता है, बिल्डर्स को और आम आदमी को? देखिए, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो जी। हरियाणा में जब डेवलपर किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है फर्स्ट जी। टाइम, और वो सेल करने के बाद जो फर्स्ट डीड होती है दैट इज कन्वेंस डीड। जी। तो उस समय डेवलपर ने जिस प्राइस पे सेल किया है वो सर्कल रेट का है या नहीं है, रजिस्ट्री उसी पे होती है। तो जी। इसमें मुझे बहुत झोल नहीं दिखता। लेकिन हाँ, इस रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी है ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जी। ब्लैक मनी किस तरह कम हो, गवर्नमेंट को उस पर फोकस बढ़ाना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन उसका भी इफेक्ट अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है।
जी तो ब्लैक मनी को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तब तक तो ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट कहीं हद तक बढ़ती रहेगी, जी क्योंकि जो अनटैक्स, जो टैक्स जिस पे नहीं पे किया गया, वो मनी रियल एस्टेट में लगती है और उससे आम आदमी वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाता है। सर, जैसा कि आपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मकान की कीमतें बढ़ रही हैं, सर्किल रेट 20 से 30% तक महंगा हो जाएगा। तो मतलब ये क्या 30% तक मकान महंगा हो जाएगा? मान लीजिए 2 BHK अभी मैं 1 करोड़ का ले रहा हूँ, तो क्या मुझे अब 1 करोड़ 30 लाख पे करना पड़ेगा? ऐसा है कुछ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो अलग अलग स्टेट पे अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% होती है। जी कई जगहों पे फीमेल के नाम पे थोड़ा सा टैक्स रिबेट भी होता है। जी तो एवरेज आप मान के चलिए 5 to 7% स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो 30% सर्कल रेट पड़ने का मतलब है कि अगर 5% स्टैम्प ड्यूटी है तो 5% का 30% बढ़ा है। तो इससे जी प्रॉपर्टी 30% नहीं बढ़ रही है, जी इसमें जो इसका इम्पैक्ट है 1 से 1.5% का, वो इस पे इम्पैक्ट नजर आता है प्रॉपर्टी की जी। वैल्यू के ऊपर। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 1 साल में कहाँ कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बात करें तो ग्रेटर नोएडा में कीमतें बढ़ी हैं, जो कि 58% तक बढ़ चुकी हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो 31% तक बढ़ चुकी हैं। बेंगलुरु की बात करें तो 24% तक बढ़ चुकी हैं। ये एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि देश के 7 बड़े शहरों में 1 साल में इतना इजाफा हो चुका है। तो सर, ये रियल एस्टेट में क्या मतलब ऐसा क्या है, मतलब ये कोई बनाया हुआ बूम है या सच में इतना उछाल है या क्या है? मतलब एज एन एक्सपर्ट क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई, जैसे कि लैंड कॉस्ट काफी बढ़ रही है, जी इसका इम्पैक्ट फाइनल प्रॉपर्टी प्राइस पे पड़ता है। दूसरा, जी रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ी है। जी और तीसरा, लेबर भी पिछले 3-4 सालों में काफी बढ़ी है। जी लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी हुआ है। जी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट में पिछले आप 10 सालों की बात करें तो हाईवे या एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से बढ़े हैं। जी आपने बात अभी नोएडा की जी तो यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जेवर एयरपोर्ट का वहां बहुत फायदा मिला है। और जी ऐसी ही दूसरी लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बड़ी कनेक्टिविटी जी थी जो बहुत दिनों से अवेटेड थी। एयरपोर्ट से गुड़गांव को दूसरी कनेक्टिविटी मिली। तो ये दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हैं। जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी कहीं हद तक प्रॉपर्टी के प्राइसेस को बढ़ाते हैं। जी तो जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा और रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट जो भी है वो कहीं हद तक बढ़ेगा, तो उसका ओवरऑल प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। और फिर एक जी ट्रेंड देखने को मिला है कि बायर्स लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ आए हैं। मतलब जी बड़े एचएनआईज या एनआरआईज जी या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लग्जरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को ये फील हुआ कि अब हमें अपने रहने पर खर्च करना चाहिए। जी तो लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बढ़ा, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी कोविड से पहले तक आप बात करें तो लोग लेने को तैयार नहीं होते थे। जी तो लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। और लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बढ़ा तो डेवलपर्स ने भी फोकस लग्जरी प्रॉपर्टीज पे किया। जी तो इसी कारण से आप देखेंगे कि लग्जरी प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही है। और जो अफोर्डेबल की डिमांड है, जी आज भी एक बायर, आम मिडिल क्लास बायर 40 से 70 लाख तक की प्रॉपर्टी लेना चाहता है। जी वो प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही। जब जी वो प्रॉपर्टी आएगी नहीं तो सेल कैसे होगी? बिल्कुल तो सही बात यहाँ है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सप्लाई आ रही है वो जी डेवलपर्स जो है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट में बना सकते थे, और जी कई फैक्टर्स जैसे मैंने बताया कि लैंड कॉस्ट का महंगा होना या जी अदर फैक्टर्स जो बहुत सारे हैं, इस जी कारण से वो अफोर्डेबल सेगमेंट, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में एमआरपी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया हुआ है, तो जी उस एमआरपी पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जी इस कारण से नई सप्लाई लग्जरी की तरफ आ रही है और आम मिडिल क्लास बायर वो खरीद ही नहीं पा रहा है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी पे मैं आता हूँ कि लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हाल में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोविड के बाद से लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी तेज़ इजाफा हुआ है। मतलब लोग अब 2 बेडरूम 3 बेडरूम छोड़ के लग्जरी प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम मिड सेगमेंट की या लोअर सेगमेंट की, तो उसमें कम है। हालांकि अथॉरिटी जो है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, ये सब तो EWS और भी स्कीम निकालते हैं। लेकिन अभी भी आप ग्राउंड रिपोर्ट पर देखेंगे, ग्राउंड पर जाके, तो वो मकान ऐसे ही खाली पड़े हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, अगर आप ग्रेटर नोएडा ही चले जाएं तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कई सारे फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि BHS 16 BHS 13 ऐसे करके हैं, जो कि अभी भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो सर, इसका क्या रीज़न है? सरकार तो क्या इसलिए बिल्डर नहीं आ पा रहे हैं क्या इस सेगमेंट में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोविड के बाद से कि जो अपर सेगमेंट में है, जो जी एचएनआईज हैं या जिनकी पॉकेट बड़ी है, जी वो एक प्रॉपर्टी के बजाय 4-5 प्रॉपर्टी ले रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है
वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ लोग और अमीर होते हुए जा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी लेते हुए जा रहे हैं, और आम आदमी जिसके बजट में एक प्रॉपर्टी लेने के लिए शायद जीवन में सोचता, वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पॉकेट डीपनिंग हुई है, वाइडनिंग नहीं हुई है। जी, तो सर इसका रीजन क्या मतलब मानते हैं आप? देखिए, इस समय बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कोविड के बाद आई हैं। आप देखेंगे HNIs ने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, NRIs ने खरीदी है। जी जो पुरानी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है। इंफ्रा डेवलपमेंट हुए हैं, जेवर एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे बड़े डेवलपमेंट्स आपको NCR में देखने को मिलेंगे। तो ये कारण रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमतें अपने आप भी भागी हैं। तो जब प्रॉपर्टी की कीमतें भागेगी तो नेचुरल सी बात है, लैंड कॉस्ट महंगी होगी, तो कहीं ना कहीं फाइनल प्राइस भी महंगा होगा। तो खरीदारी जब तक होती रहेगी तब तक डेवलपर भी बनाते रहेंगे और लोग खरीदते भी रहेंगे। मतलब सर जैसा कि आपने बताया, तो यही बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है जो द्वारका एक्सप्रेसवे की रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं? जो आपने चार्ट देखा उसमें दिल्ली और ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा का आपने बताया जेवर के कारण, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे उसके कारण दिल्ली के रेट बढ़े हैं। तो क्या इंफ्रा लोगों को बूस्ट कर रहा है? मतलब गवर्नमेंट इंफ्रा पर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ला भी रही है अफोर्डेबल सेगमेंट में, बट आपको लगता है कि इंफ्रा केवल इकलौता कारण है, या फिर आपको कुछ और भी कारण लगता है, या एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट? देखिए, इंफ्रा बहुत बड़ा कारण है जी आप देखेंगे कहीं अगर एक्सप्रेस वे निकलता है तो वहां कीमतें बढ़ती है। जी लेकिन कीमत बढ़ने के पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड एक्विजिशन बिल, जो अक्सर इसको लोग नहीं समझते हैं। जी ना मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जी किसी एक एरिया में एक एक्स प्राइस है, मान लीजिए 10 लाख रुपीस पर एकड़ का वहां प्राइस है। जी अब जब गवर्नमेंट वहां एक्वायर करने जाएगी तो गवर्नमेंट को वहां पे रूरल एरिया में 4 टाइम्स कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब उस एरिया का कंपनसेशन होगा 40 लाख रुपीस पर एकड़। अब अगर वहां गवर्नमेंट 40 लाख रुपीस पर एकड़ कंपनसेशन दे रही है, तो नेचुरल सी बात है कि वो 40 लाख रुपीस पर एकड़ उस एरिया का बेंचमार्क हो जाता है। जी अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो होंगी वो डिमांड जो आसपास लोग बेचने वाले करेंगे वो 40 लाख प्लस करेंगे, पर एकड़ की बात कर रहा हूं। तो वो लैंड जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीस पर एकड़ थी, आप देखेंगे 40 लाख रुपीस पर एकड़ हो गई है, और आसपास के एरिया में उसके बाद प्राइसेस और बढ़ने शुरू हो गए, वो करीब करीब 80 या 1 CR पर एकड़ के आसपास हो जाता है। तो गवर्नमेंट का लैंड एक्वायर करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लैंड है जिसको डेवलपर के लिए रॉ मटेरियल कहा जाता है, वो बेइंतहा बढ़ी है। लैंड एक्विजिशन बिल 2013 ये अपने आप में मैं कहूंगा कि इतना बड़ा फैक्टर है जिसने लैंड कॉस्ट को बहुत बढ़ाया है, जिससे अफोर्डेबिलिटी जो लोगों की है वो बहुत कम हो गई है, लोग घर नहीं खरीद पा रहे। जी सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने बताया, तो दो सवाल इसमें निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये सर कि जो मतलब अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, मतलब लैंड एक्विजिशन हुआ है, इसका कितना फ़ायदा आम जनता को मिलता है? जैसे मैं जेवर का एग्जांपल लूँ तो वहाँ के किसान तो मालामाल हो गए, सरकार लगातार मतलब एक्वायर कर ही रही है, और बहुत सारे लैंड एक्वायर हुए हैं, तो किसान तो मालामाल हुए, लेकिन वहाँ बिल्डर्स ने जो प्लॉट काटे थे या प्लॉट बनाए थे उस पर अभी मकान बनना चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन रेट आपने जैसा कि देखा 58% तक बढ़ गया है। पिछले एक साल के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर ये आपको नहीं लगता है कि अभी जब ज़मीन केवल है, मकान तैयार नहीं हुई, अभी ये हालत है, तो अगले एक साल बाद आपको क्या लगता है ये रेट तो कहीं 58 की जगह कहीं 78 98% तक जा सकता है? जी सर। देखिए, आपने 2 पॉइंट कहे। पहला कि किसान मालामाल हो गया जिसकी लैंड एक्वायर हुई, लेकिन सिर्फ वही मालामाल हुआ जिसकी एक्वायर हुई। जी ठीक है, उसको जो इनकम हुई, जो अथॉरिटी ने उसे एज अ कंपनसेशन दिया, वो उसको पूरा का पूरा वाइट मिला, उसको कहीं वो इन्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो नो डाउट उनका फायदा हुआ है लैंड एक्विजिशन बिल में, खासकर फार्मर जिसकी लैंड एक्वायर हो रही है और जिसको मार्केट रेट का 4 टाइम्स मिल रहा है, उसको फायदा वाकई में हुआ है। जी लेकिन अब बात आती है कि उसका जो रेडी प्रोडक्ट है, जो अथॉरिटी उसके बाद लॉन्च कर रही है, तो अथॉरिटी भी जब लॉन्च कर रही है, कहीं हद तक अथॉरिटी की भी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ी है, अथॉरिटी के रेट्स भी करीब करीब हायर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो या इन्वेस्टर मार्केट में जब ट्रेंड में आता है, कभी भी ये मार्केट स्टार्ट होती है, आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग से या एंड यूजर मार्केट को स्टार्ट करता है। मतलब एंड यूजर जब अच्छी खरीदारी कर लेता है, तब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है उस मार्केट में, तब वो अच्छी खरीदारी करता है। तो इन्वेस्टर का ट्रेंड आना 2022 से देखा गया है, 2022 एंड से 2023 में और 2024 में अच्छी खासी इन्वेस्टर ने बाइंग करी है।
और जब मार्केट में इन्वेस्टर एंटर हो जाता है तो मैं उसे कहूंगा स्पेकुलेटर। वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी को ले रहा है, वो एक्चुअल एंड यूजर नहीं है। तो जब जी एंड यूजर नहीं होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उस प्रॉपर्टी के उस आसपास एरिया में रिहाइश नहीं होगी, बसावट नहीं होगी। लेकिन हैंड्स जब जब एक्सचेंज होंगे तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। ये जी एक कारण असली में देखने को मिलता है जब वहां आबादी नहीं बस पाती है और जी सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर की ही होती है। जी सर, बात करें कोविड की, तो कोविड के समय में रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ गया था। मतलब उसके बाद से कहें तो बहुत तेज उछाल आया। अब यहाँ से आप सर 2 साल बाद कहाँ देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, खास करके मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो? देखिए, मुझे कहेंगे तो मैं मार्केट को अभी स्टेबलाइज देख रहा हूँ जी और लग्जरी की डिमांड अभी भी मेरे को नजर आ रही है। जी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी सख्त जरूरत है जी वो अभी भी मैं 2025 में नहीं देख रहा हूँ। मुझे जी सप्लाई साइड बिल्कुल आती नहीं दिख रही है। जी हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट बढ़ाया है। जी जो हाई पोटेंशियल जोन है वहाँ 5250 रुपीज पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के हिसाब से किया है। जी लेकिन उसके बावजूद भी नई सप्लाई ऑलमोस्ट 1 या 2% आ रही है जिसने पुराने लाइसेंस लिए हैं या लोकेशन बहुत खराब है, वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग आ रहा है। तो बड़े शहरों में, गुड़गांव जैसे शहरों में जी जहां लोग 40 से 70 लाख का फ्लैट लेने के लिए तरसते हैं, जी वहां 2025 में भी मेरे को अफोर्डेबल हाउसिंग कोई बहुत ज्यादा आती नजर नहीं आएगी। अगर एक दो प्रोजेक्ट आएंगे तो उसके लिए वेटिंग में बहुत सारे लोग होंगे। मतलब अगर 1000 अपार्टमेंट आ रहे हैं तो आप देखेंगे करीब 50,000 के आसपास तो वहां एप्लीकेशन आ रही है। तो डिमांड इससे कितनी है अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये दिखती है। यहाँ अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल कदम नहीं उठाए, कोई पीएसयूज की लैंड इस जी तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ऑफर नहीं की डेवलपर्स को, या खुद उस पे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, तो जी अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना 2025 के अंदर मुझे धूमिल होता हुआ दिख रहा है और आम आदमी को घर मिलना मुझे मुश्किल में दिख रहा है। जी सर, इसी पे एक सवाल है कि जैसा कि आपने बताया, तो अब आने वाले समय में जैसा कि आप डीडीए का एग्जांपल ले सकते हैं। डीडीए के पहले बहुत सारे फ्लैट निकलते थे, अभी भी निकलते हैं, मतलब हर साल एक दो बार वो निकालती है, लेकिन वो देखा जा रहा है कि वो फिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस बार रेट भी कम कर दिए गए, उसके बाद भी एप्लीकेशन उतने नहीं आ पाए जितना डीडीए सोच रहा था। तो क्या लोगों ने क्या मतलब उस सेगमेंट में जाना ही छोड़ दिया है, या इसका रीज़न क्या है सर, देखिए, या फिर लोकेशन डीडीए है इसका रीज़न? एक हाँ, डीडीए एक अलग फैक्टर है। जी जैसे नरेला में आप देखेंगे तो जी नरेला में एप्लीकेशंस नहीं आई है। जी लेकिन जहां अच्छी लोकेशन है, अच्छी कनेक्टिविटी है और अच्छा इंफ्रा डेवलपमेंट है, क्योंकि जी हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बात करी कि इंफ्रा डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी तो जहां इंफ्रा डेवलपमेंट है वहां प्रोजेक्ट्स तुरंत बिके हैं और बहुत अच्छा प्रीमियम भी उन पर आ गया है। जी लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है, नरेला बहुत दिनों से अवेटेड था इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहां इंफ्रा डेवलपमेंट स्लो हुआ। अथॉरिटी ने पहले मकान बना दिए, लेकिन आसपास जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तब तक वो एरिया चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नरेला उसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि वहां बिल्डिंग बनी हुई है और लोग वहां पे मकान नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वहां रहना कोई नहीं चाहता, वहां आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसी कारण से डीडीए को प्राइस अपना नीचे करके बेचना पड़ा। जी लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी मान लीजिए किसी ने 10% पे भी कर दिया है, जी तो भी वो लेने के बाद सोचता है कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। जी तो इंफ्रा डेवलपमेंट नरेला जैसी लोकेशंस पे ज्यादा करना, मतलब उसको बूस्ट करना, कनेक्टिविटी अच्छी देना, ये बहुत सख्त जरूरत है। तब वैसी स्कीम्स में लोग लेंगे। और फैक्ट है कि जी बायर है, लेकिन जी विदाउट इंफ्रा अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं दिखती है। जी सर, आपने सही कहा। सर एक सवाल इस पे है कि जैसे स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड था, 86,000 तक चला गया था, वो घट के अब 73-76 के बीच घूम रहा है, तो क्या ऐसे ही रियल एस्टेट सेक्टर भी ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया है? हालांकि दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ही बता रहे हैं कि दाम तो बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन उस सेगमेंट में लोग जा नहीं रहे हैं, मतलब घर खाली पड़े हुए हैं लेकिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि करेक्शन इसमें भी आएगा क्या रियल एस्टेट सेक्टर में, या फिर ये यहाँ से और आगे जाएगा? देखिए, अब करंट सिनेरियो की बात करूं जी तो वो डेवलपर्स जो मार्केट से ऊपर की तरफ रेट निकाल रहे थे, मतलब होड़ में जी मार्केट में किसी ने जी 10,000 निकाला तो दूसरे ने 11 निकाला, तीसरे ने 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट निकाला। जी वो जो होड़ थी वो कहीं हद तक रुक गई है। जी जिनके रेट मार्केट स्टैंडर्ड से ऊपर है और जी लॉजिकल नहीं है, मतलब जी लॉजिकल में उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट किस ग्रेड का है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जी तो अगर वो लॉजिकल नहीं है और बायर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वैसी प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जी और जो एक्चुअल मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर रेट है
तो उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और 2025 में भी मेरे को होती हुई नजर आएंगी। जी सर, एक एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहूँगा, एक आम घर खरीदार जिसने जीवन में कभी घर नहीं खरीदा, पहली बार घर खरीदने जा रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, और कैसे घर लेना चाहिए? मतलब क्योंकि आम खरीदार अक्सर लूटा जाता है, मतलब चाहे वो जो झोल झाल हो या चाहे स्टैम्प ड्यूटी हो, चाहे जो कुछ भी हो, मतलब टेक्निकलिटीज़ इतनी होती हैं कि वो समझ नहीं पाता है, उसके पैसे बर्बाद होते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे आम घर खरीदार को? देखिए, सबसे पहले आपको रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जी और ये बात हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई बार बोल चुके होते हैं, लेकिन तब भी बायर विदाउट रेरा, मतलब रेरा अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी नहीं है, वो तब भी लेता है। जी तो सबसे पहले आपको रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। टोटल कॉस्ट आपको देख लेना चाहिए, प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट क्या पड़ रहा है, और अगर कोई स्कीम डेवलपर दे रहा है जी तो वो आपको डिस्काउंट करके, मतलब उस स्कीम को माइनस करवा के एक्चुअल प्रॉपर्टी कॉस्ट के अंदर सभी चीजों को ऐड करा के, मतलब कोई भी अगर हिडन चार्ज है तो उसको समझ कर ऐड करा के, सुपर एरिया कारपेट एरिया के डिफरेंस को समझ के, मतलब एक्चुअल कारपेट एरिया के ऊपर आसपास के प्रॉपर्टी के प्राइस से कंपैरिजन करके, उस एरिया के इंफ्रा डेवलपमेंट को देख के, उस एरिया के मास्टर प्लान को समझकर, प्रॉपर्टी के लैंड यूज को देखकर, और आसपास स्कूल, ऑफिस की लोकेशन या शॉपिंग मॉल जैसी दूरियां कितनी दूर है वहां से, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं, इन सभी चीजों को कंसीडर करके तब प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। इसमें साथ में प्रॉपर्टी की एज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डेवलपर का जो पुराने प्रोजेक्ट्स का फीडबैक है, क्रेडिबिलिटी डेवलपर की क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, बैंक लोन उस प्रॉपर्टी के अंदर है या नहीं, इन सब चीजों का भी समावेश होना बहुत जरूरी है। जी सर, इसी से मेरा जुड़ा एक सवाल है कि रेडी टू मूव जो होता है, रेडी टू मूव और आपका अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों के प्रॉपर्टी के रेट में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन इसमें आप किससे बेहतर मानते हैं, रेडी टू मूव में या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने में? देखिए, प्रॉपर्टी दोनों बेहतर होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अच्छी होती है। किसी को अगर पेमेंट थोड़ा रुक रुक के देनी है, इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, जी तो उनके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। रेडी टू मूव का बेनिफिट ये होता है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश एरिया हो चुका होता है, और कई बार प्रॉपर्टी की एज पुरानी होने के कारण आपको प्रॉपर्टी रिजनेबल रेट पे मिल जाती है, जी लेकिन बहुत ज्यादा चॉइस नहीं मिल पाती कि मेरे को ऐसी ही चॉइस की प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी चाहिए, मेरी बालकनी के सामने इतना ग्रीन एरिया हो। वो सब चॉइस जो है वो कहीं हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अगर आप चॉइस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जी तो रेडी टू मूव ऑप्शन और डेवलप्ड एरिया में जहां आसपास सब चीजें एस्टैब्लिश हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसी तमाम सुविधाएं हो, उन एरिया में प्रॉपर्टी बाइंग करना भी एक समझदारी भरा हो सकता है। जी दोनों के कॉस्ट में कितना अंतर होता है सर, अगर रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो? अगर एक कॉस्ट की वेरिफिकेशन की जाए तो दोनों के कॉस्ट में कितना डिफरेंस हो सकता है? देखिए, अगर 4 से 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको नई प्रॉपर्टी वर्सेस ओल्ड प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव है, उसमें करीब करीब 10 से लेकर 20% तक का प्रॉपर्टी की लोकेशन के हिसाब से आपको जरूर कीमत कम पड़ सकती है। जी सर, आपने बताया कि जैसे कि दोनों में 10 से 20% तक का अंतर होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लोकेशन कैसा है, आपका इस्टेब्लिश मार्केट है नहीं है, क्या है। तो सर इन तमाम जानकारी जी प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च कराना भी जरूरी है इसके जी अंदर। सर, ये जो ऑनलाइन आजकल आते हैं, ऑनलाइन सर्च करने वाले बहुत सारे कंपेयर, जैसे पॉलिसी बाजार पे हम पॉलिसी कंपेयर करते हैं, वैसे 99 एकर्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि कंपेयर भी कराती हैं, तो क्या उन पे भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आपको खुद जब तक होमवर्क नहीं करें, सुनी सुनाई बातों पे आपको नहीं करना चाहिए। जी प्रॉपर्टी आज भी खुद रिसर्च करके लेने वाली चीज है। आप सोचें कि मुझे कोई और करके दे देगा तो ये आपकी गलती है, ये दूसरे की गलती नहीं है, इसका खामियाजा सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा। जी हमेशा अच्छी तरह से रेकी करके, रिसर्च करके तभी प्रॉपर्टी बाय करें। जी सर, उम्मीद है कि नोएडा में तो रेट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के, जैसे कि आंकड़े भी बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि अब नोएडा में घर तो अभी 1.25 करोड़ हो चुका है, लेकिन ऐसा ना हो कि अफोर्डेबल सेगमेंट तो ख़त्म ही हो जाए। लेकिन देखते हैं, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो सर, TV9 पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।